मेला लगा हुआ था। रंग बिरंगी दुकानों की रौनक, बच्चों की हंसी ठिठोली और मिठाई की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। एक तरफ मालती चाची की पकौड़ों की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। लोग कतार में खड़े थे और गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू से माहौल महक रहा था। चाची, आज भी वही पुराना स्वाद। आपके पकौड़े तो जैसे जादू कर देते हैं। अरे भाई, प्यार से बनाए गए पकौड़ों में स्वाद तो होगा ही। गरम गरम लो, और हाँ, थोड़ी चटनी और डाल दूं? हाँ चाची, चटनी के बिना तो पकौड़े अधूरे लगते हैं। भीड़ बढ़ती जा रही होती है। पास में मालती चाची की बेटी गुड्डी पैसे संभाल रही होती है। अम्मा, आज तो फिर सारे पकौड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ बेटा, मेला हो या कोई त्योहार, हमारे पकौड़ों के बिना तो सब अधूरा लगता है। दूसरी तरफ धनीराम की दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही खड़े होते हैं। उसके पकौड़ों में वैसा स्वाद नहीं होता जो मालती चाची के पकौड़ों में होता है। धनीराम झल्लाया हुआ होता है और मालती चाची की भीड़ को देख जल भुन रहा होता है। ये मालती चाची के पकौड़ों में ऐसा क्या है जो लोग उधर ही भागते हैं? मैंने भी वही मसाले डाले, वही तेल, फिर भी लोग इधर क्यों नहीं आते? धनीराम का नौकर रामू धीरे से धनीराम के पास आता है। मालिक, मैंने सुना है कि मालती चाची अपने मसालों में कुछ खास डालती है। क्या खास डालती है? पता नहीं मालिक, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके पकौड़े में प्यार और मेहनत का स्वाद होता है। प्यार का स्वाद? अरे ये सब बकवास है। कुछ तो ऐसा करना होगा कि इनका धंधा बंद हो जाए। धनीराम की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ मालती चाची की दुकान पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। गांव में गर्मी बढ़ गई थी। सूरज आग उगल रहा था। मालती चाची की दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अब ठंडी चीजों की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। अम्मा, आज फिर कोई नहीं आया। पकौड़े तो ठंडे हो गए। हाँ बेटा, इतनी गर्मी में गरम पकौड़े कौन खाएगा? सबको ठंडी चीजें चाहिए। धनीराम मौके का फायदा उठाकर गांव में आइसक्रीम की दुकान खोल देता है। वहाँ भीड़ उमड़ पड़ती है। अब देखता हूँ कौन पकौड़े खाता है। आइसक्रीम के आगे मालती के गरम पकौड़े कुछ नहीं। गांव वाले धनीराम की आइसक्रीम की दुकान पर जमा होने लगते हैं। धनीराम, ये आइसक्रीम तो बड़े स्वादिष्ट है। इस गर्मी में तो मजा आ गया। हाँ भाई, अब पकौड़ों का जमाना चला गया। अब तो ठंडी चीजें ही चाहिए। धनीराम मालती चाची का मजाक उड़ाने लगता है। तभी गुड्डी के गांव के दोस्त बालकृष्ण और चंपा वहां आते हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता झलक रही होती है। चाची, आपने सुना? धनीराम चाचा पूरे गांव में आपका मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब पकौड़ों का जमाना नहीं रहा। हाँ चाची, धनीराम चाचा तो ये भी कह रहे थे कि अब गांव के लोग ठंडी चीजें ही खाना चाहते हैं। उन्होंने आइसक्रीम की दुकान खोल ली है और वहाँ भीड़ देखी आपने? मालती चाची चुपचाप सिर झुका लेती हैं। अम्मा, आप कुछ कहती क्यों नहीं? धनीराम चाचा आपको नीचा दिखा रहे हैं। बेटा, अब झगड़ा करने का समय नहीं है। हमारी आमदनी पहले ही रुक गई है। घर में खर्चे भी हैं, ऊपर से तेरे कॉलेज की फीस भी भरनी है। मैं किसी से झगड़ा करके और मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती। बालकृष्ण और चंपा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों झलकता है। सूरज की हल्की रोशनी चारों तरफ फैल रही होती है। आंगन में एक कोने में पकौड़ों की कढ़ाई और सामान बिखरा पड़ा होता है। मालती चाची चारपाई पर बैठी हुई होती है। अम्मा, मैंने दाखिला पा लिया, शहर के उस बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। कब से क्लास शुरू हो रही है? अगले महीने से अम्मा। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा चयन हो जाएगा। मालती चाची की आंखों में खुशी के साथ साथ चिंता की हल्की परछाई दिखती है। लेकिन बेटी, हम अगर घर और जमीन दोनों भी बेच दें तो भी पूरी फीस जमा नहीं हो पाएगी। अम्मा, मैंने इस दाखिले के लिए बहुत मेहनत की थी, दिन रात पढ़ाई की थी। अगर फीस जमा ना हुई तो सब बेकार हो जाएगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अम्मा। गुड्डी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मत रो बेटा, तेरे सपने टूटने नहीं दूंगी मैं।
लेकिन अम्मा, पैसे कहाँ से आएंगे? अगर पकौड़े बिकते होते तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन गर्मी की वजह से धंधा ठप हो गया है। अम्मा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तेरी पढ़ाई में मैंने अब तक जो कुछ कमाया सब लगा दिया। मालती चाची आंगन में चुपचाप बैठी हैं। माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। दूर से रामधन काका आते हैं। मालती बहन, इतनी रात को यहाँ बैठी हो, क्या बात है? परेशान दिख रही हो। क्या बताऊं काका, धनीराम की आइसक्रीम की दुकान इतनी चल रही है कि मेरे पकौड़े अब कोई पूछ ही नहीं रहा। घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है और ऊपर से गुड्डी की फीस का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मालती बहन, मैंने एक बात सुनी है, अगर हिम्मत हो तो तुम्हारी समस्या का हल मिल सकता है। क्या बात है काका, बताइए। सुनो। दंत कथा है? नहीं मालती बहन, ये दंत कथा नहीं बल्कि वास्तव में है। अगले दिन मालती बालकृष्ण और चंपा को बुलाती है। बालकृष्ण, चंपा, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है चाची? रामधन काका ने बताया कि पहाड़ियों के उस पार हिमपुत्र रहता है। उसके पास एक ऐसे बर्फ के पकौड़े का नुस्खा है जिसे अगर हम ले आए तो दुकान फिर से चल सकती है। चाची, आप चिंता मत करो, हम हिमपुत्र से वो नुस्खा जरूर ले आएंगे। पर बेटा, रास्ता बहुत कठिन होगा। वहाँ खतरनाक जंगल और अनजान रास्ते हैं। चाची, जब इरादा पक्का हो तो रास्ते की मुश्किलें हमें डरा नहीं सकती। हम हिमपुत्र से वो नुस्खा जरूर लाएंगे। हिमपुत्र सामने बैठा होता है। गुफा में ठंडी हवा बह रही होती है। बालकृष्ण, चंपा और गुड्डी सामने खड़ी होती हैं। मैं जानता हूँ कि तुम लोग किस लिए आए हो, लेकिन बर्फ के पकौड़ों का नुस्खा पाने के लिए तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल? कैसा सवाल? सवाल ये है, अगर तुम्हें दो रास्ते दिखें, एक रास्ता आसान हो लेकिन मंजिल अधूरी हो और दूसरा रास्ता कठिन हो मगर मंजिल पूरी हो, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे और क्यों? हम दूसरा रास्ता चुनेंगे हिमपुत्र। हाँ, क्योंकि सच्ची खुशी मेहनत और संघर्ष से मिलती है। तुमने सही उत्तर दिया। मैं तुम्हें बर्फ के पकौड़े बनाने का नुस्खा देता हूँ। ये पकौड़े बाहर से सुनहरे और कुरकुरे होंगे, लेकिन अंदर से ठंडक देंगे। अगली सुबह चाची पकौड़े तल रही थी और पकौड़ों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे दुकान के पास इकट्ठा होने लगे। अरे, ये पकौड़े तो कुछ अजीब लग रहे हैं। धुआं तो निकल रहा है, लेकिन हाथ में ठंडक महसूस हो रही है। क्या बात कर रहे हो? धुआं भी निकल रहा है और ठंडक? अरे वाह, ये तो सचमुच ठंडे हैं। गर्मी में ठंडे पकौड़े, ये कैसे मुमकिन है? इन्हें कहते हैं बर्फ के पकौड़े और कुरकुरे होते हैं, लेकिन अंदर से बर्फ जैसे ठंडे होते हैं। ये हिमपुत्र का अनोखा नुस्खा है। अभी खाकर देखो, गर्मी में ठंड का एहसास होगा, जैसे किसी ठंडी जगह पर बैठे हो। हाँ, जैसे एसी में बैठे हो। सच में ये तो कमाल का स्वाद है। मालती चाची, ये पकौड़े तो आइसक्रीम से भी ज्यादा मजा दे रहे हैं। भाई, अब तो गर्मी में पकौड़े ही खाएंगे। मालती चाची के बर्फ के पकौड़े चमत्कार हैं। कुछ ही घंटों में मालती चाची की दुकान पर भीड़ लग जाती है। हर कोई बर्फ के पकौड़ों का स्वाद लेना चाहता है। मालती चाची, 2 और पकौड़े देना, मजा आ गया। भाभी, मेरे लिए भी 4 पकौड़े रख दो, घर ले जाकर बच्चों को खिलाऊंगा। कुछ दिन बाद धनीराम परेशान बैठा होता है। उसकी दुकान सूनी हो गई थी। अरे इधर आओ, मेरी आइसक्रीम खाओ। अरे इधर आओ, मेरी आइसक्रीम खाओ, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अरे धनीराम, अब आइसक्रीम कौन खाएगा? जब बर्फ के पकौड़े से ही ठंडक मिल रही है तो तेरी आइसक्रीम किस काम की? अब तो दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। कुछ ही दिनों में गांव में मालती चाची और उनके बर्फ के पकौड़े मिसाल बन गए। गांव में बर्फ के पकौड़ों की खुशबू फैलती रहती।
और मालती चाची की दुकान की रौनक बरकरार रहती। एक गांव में अंकुर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। अंकुर गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था। बिंदिया, चल बाजार चलते हैं, थोड़े से पैसे बचे हैं, बस आज की ही सब्जी और आटा आ सकता है। बिंदिया अपनी माँ के साथ बाजार चली गई। बाजार में अचानक बिंदिया की नजर एक बर्फ गोले के ठेले पर पड़ी। माँ, देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, मुझे एक बर्फ का गोला खिला दो ना। अपनी बेटी की बात सुनकर विद्या बर्फ के गोले के ठेले के पास जाकर ठेले वाले से बोली, भैया, एक बर्फ का गोला कितने का है? 10 रुपए का। क्या 10 रुपए का? मैं जब छोटी थी तब 1 रुपए का आता था। वो जमाने चले गए, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। विद्या अपने घर पर आ गई। शाम को जब उसका पति वापस आया तो बोला, क्या बात है विद्या, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आज मुझे पहली बार पता चला कि गरीब की समाज में कोई इज्जत नहीं होती। आखिर हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? विद्या रोते हुए सारी घटना अंकुर को बताने लगी। तुम जरूर सत्तू गोले वाले के पास चली गई होगी। सत्तू वैसे भी हर ग्राहक से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। अगले दिन अंकुर मुखिया जी के पास चला गया। क्या बात है अंकुर, आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? आप गलत सोच रहे हैं मुखिया जी, मैं तो यहाँ पर आपसे कुछ पैसे उधार मांगने के लिए आया हूँ। अंकुर की बात सुनकर मुखिया चौंकते हुए बोला, अंकुर, पैसे उधार उन्हें दिए जाते हैं जिनमें वापस लौटाने की क्षमता हो। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए मुखिया जी, मैं एक बर्फ के गोले का ठेला लगाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। शाम तक जितनी भी बिक्री होगी उसमें से सिर्फ 1/4 आप मुझे दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिएगा। अंकुर की बात सुनकर मुखिया अपने मन में बोला, ये तो एक नंबर का मूर्ख निकला, सिर्फ 1/4 ही मांग रहा है। इसका मतलब 100% में 75% का मुझे फायदा होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद आया, लेकिन याद रखना, शाम तक मुझे मेरे मुनाफे के पैसे मिल जाने चाहिए। इतना बोलकर मुखिया ने कुछ पैसे अंकुर के हाथ में रख दिए। अंकुर खुशी खुशी अपने घर पर चला गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताता हुआ बोला, देखना विद्या, हमारे बर्फ के गोले का ठेला हमारे गांव में धूम मचा देगा। मुझे बचपन से ही बर्फ के गोले बनाना बहुत पसंद है, और हाँ, अब बिंदिया को भी दूसरों की दुकानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दिन अंकुर ठेले पर बर्फ के गोले रखकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बेचने लगा। एक ग्राहक भयंकर गर्मी में अपने माथे का पसीना पोंछते हुए अंकुर के ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। क्या बात है भैया, आपके माथे से तो बहुत पसीना बह रहा है। हाँ भैया, दूसरे गांव से पैदल चलकर आ रहा हूँ, क्या मुझे एक बर्फ का गोला खाने को मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मुझ पर भरोसा हो तो कल मैं इसी जगह पर इसी समय पर आकर तुम्हें पैसे दे जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी देंगे तब भी आपको यह बर्फ का गोला खिलाना मेरा कर्तव्य बनता है। किसी की मदद करना बहुत पुण्य का काम होता है। इतना बोलकर अंकुर ने उस ग्राहक को एक बर्फ का गोला तैयार करके दे दिया। ग्राहक खाकर खुश होता हुआ बोला, तुम तो सत्तू से भी अच्छा बर्फ का गोला बनाते हो, और तुम्हारा स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारी जगह सत्तू होता तो मुझे अब तक गालियां बककर यहाँ से भगा चुका होता। अगले दिन वो ग्राहक अंकुर को पैसे देकर चला गया। अंकुर की दुकानदारी पूरे गांव में जमने लगी। अब अंकुर के हिस्से में 1/4 रकम भी शाम तक बहुत सारी जमा होने लगी। अंकुर शाम को अपने हिस्से के पैसे अपनी पत्नी विद्या के हाथ में रख देता है। आपने तो कहा था कि आपने मुखिया जी से सिर्फ 1/4 हिस्सा ही मांगा है, लेकिन आप जो रोज रोज मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे रख देते हैं, वो? ये सब ईश्वर की कृपा है विद्या, जबकि मैं तो बच्चों को बर्फ के गोले मुफ्त में खिलाता हूँ। ये काम आप बहुत अच्छा करते हैं।
बच्चों से बर्फ के गोले के पैसे नहीं लेने चाहिए। इधर सत्तू चिंतित अवस्था में अपनी दुकान पर अपने नौकर रामू को बुरी तरह से डांट रहा था। ये सब क्या हो रहा है रामू? मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने में हमारी बिक्री में बहुत तेजी से गिरावट आई है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है सेठ जी। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि गांव का हर व्यक्ति अब सिर्फ अंकुर के ठेले से ही बर्फ का गोला खरीदता है, क्योंकि वो गरीबों से और बच्चों से पैसे नहीं लेता। अब तो मुझे इस अंकुर का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इधर अंकुर भयंकर गर्मी में धूप में खड़ा हुआ ग्राहकों का इंतजार कर रहा था कि तभी एक सुंदर 10 वर्षीय लड़की जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, वो आकर बोली, मुझे भी एक बर्फ का गोला खिलाइए ना। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम बहुत अमीर घराने की कोई सुंदर बच्ची हो। आपको खिलाना है तो खिलाइए, नहीं तो मना कर दीजिए। अंकुर मुस्कुराता हुआ एक बर्फ का गोला उस सुंदर बच्ची को देता हुआ बोला, मैं बच्चों का दिल नहीं तोड़ता। वो लड़की बर्फ का गोला खाते हुए अंकुर से बोली, लेकिन मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। आपने मुझे बर्फ का गोला खिलाया है, इसके बदले में मैं आपको बर्फ के गोले के पहाड़ का पता बताऊंगी, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है, परंतु जल्दी आ जाएगा। इतना बोलकर वो बच्ची वहाँ से चली गई। अंकुर ने बच्ची समझकर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शाम को अंकुर जब मुखिया के पास गया तो वहाँ उसने सत्तू को बैठे हुए पाया। अंकुर, कल से तुम्हें बर्फ के गोले का ठेला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने तुम्हें धंधा करने के लिए पैसे दिए थे, लोगों को मुफ्त में बांटने के लिए नहीं दिए थे। लेकिन मैं आपके हिस्से का पैसा तो ईमानदारी से आपको दे जाता हूँ। सारे के सारे पैसे मेरे ही तो हैं, इसमें तुम्हारा क्या हिस्सा है? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अगले दिन मुखिया ने अंकुर का ठेला भी उसके घर से उठवा लिया। अंकुर बेचारा फिर से सड़क पर आ गया। वो चिंतित अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी वही बच्ची उसके पास आकर बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि समय बहुत जल्दी आने वाला है, चलिए मेरे साथ। अंकुर इससे पहले कुछ समझता कि तभी उस बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? वो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, वहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। शाम तक अंकुर को इतनी आमदनी हो गई जितनी कि वो महीने भर में भी नहीं कमा पाता था। ये आपका ठेला तो बहुत ही सुंदर है जी, कहाँ से मिला ये आपको? ये एक रहस्य है विद्या, इसके बारे में ना पूछो तो ही अच्छा है। अंकुर की बात सुनकर विद्या ने मुस्कुरा दिया। कुछ ही महीनों में अंकुर के बर्फ के गोले आसपास के गांवों और शहरों में भी प्रसिद्ध होने लगे। अब तो बड़े बड़े महानगरों से भी लोग सिर्फ अंकुर के ही बर्फ के गोले का स्वाद लेने के लिए उसके गांव में आने लगे। अंकुर का घर टूटी फूटी झोपड़ी के बजाय एक हवेली में परिवर्तित हो चुका था और यही बात मुखिया और सत्तू को पसंद नहीं आई। ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? मैं आपको हर रोज अपने बर्फ के गोले की दुकान में से 25% हिस्सा दे देता हूँ और मैं फिर भी सड़क पर आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। उसके पास जो ठेले की तरह जो बग्गी है वो किसी भी एंगल से इस संसार की मालूम तो नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि हम दोनों को उस पर नजर रखनी चाहिए। सत्तू और मुखिया उस दिन से अंकुर पर नजर रखने लगे और एक दिन उन्होंने अंकुर को उस बर्फ के गोले के पहाड़ पर जाते हुए देख लिया। क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच है। अब समझ में आया कि इस भिखारी के पास इतनी दौलत कहाँ से आई। तो फिर देर किस बात की है? आज से हम दोनों भी इसी बर्फ के गोले के पहाड़ से गोले लेकर बेचेंगे। चलो। सत्तू और मुखिया बर्फ के गोले के पहाड़ पर चले गए कि तभी उन्हें वही स्त्री झोपड़ी से बाहर निकलती हुई दिखाई दी।
तुम दोनों का स्वागत है। तुम यहाँ से जितने भी बर्फ के गोले ले जा सकते हो, ले जाओ। वहाँ सामने तुम्हें एक बग्गी नुमा ठेला दिख रहा है, उसमें तुम ये बर्फ के गोले भर लो। सत्तू और मुखिया बड़ी ही तेजी से बर्फ के पहाड़ से बर्फ के गोले भरने लगे। आज के लिए तो इतना काफी है मुखिया जी, चलिए अब घर चलते हैं। मुखिया और सत्तू अपने घर की ओर चल दिए, मगर उन्हें रास्ता ही नजर नहीं आया। वो फिर घूम फिर कर उसी जगह आकर खड़े हो जाते जहाँ से वो चलते थे। तभी वो सुंदर स्त्री हंसती हुई बोली, माफ करना, दरअसल तुम जिस बर्फ के गोले के पहाड़ पर खड़े हो, वहाँ पर से वही व्यक्ति घर जा सकता है जिसका मन साफ हो और जिसके दिल में इंसानियत हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि तुम जिस पहाड़ के रास्ते से यहाँ आए हो, वहाँ एक अनोखा द्वार है। वहाँ एक अनदेखा द्वार है जो इस दुनिया में खुलता है। अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर फंसे रह जाओगे। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री गायब हो गई। मुखिया और सत्तू वहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रह गए और अंकुर आज भी बर्फ के गोले पहाड़ से लाकर गांव में बेचता है।